हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म प्रो इंडिया क्लब में। तो हमारे प्रो इंडिया क्लब का एक मिशन है, टुगेदर वी लर्न टुगेदर वी ग्रो। तो लर्निंग के इसी मिशन पर आज हमारे सामने सीए नीतीश छाबड़ा हैं। मैं सीए विकास छाबड़ा स्वागत करता हूँ सीए नीतीश छाबड़ा का हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। नीतीश छाबड़ा आज हमारे सामने लेकर आ रहे हैं ईपीसीजी स्कीम, जो ये बताएंगे कि ईपीसीजी का क्या बेनिफिट्स है, ये किसके लिए अवेलेबल है। नीतीश जी, क्या आप बता सकते हैं ईपीसीजी स्कीम है क्या? थैंक यू विकास जी। मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहूंगा अपनी ऑडियंस का भी, और मैं थैंक यू करना चाहूंगा प्रो इंडिया क्लब का भी और आपका भी। प्रो इंडिया क्लब में जैसा कि आप भी जानते हैं, मैं रूटीन में आता रहता हूं किसी ना किसी नए टॉपिक के साथ एज ए स्पीकर। मेरे को प्रो इंडिया क्लब ने इनवाइट किया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं प्रो इंडिया क्लब का। और जैसा कि प्रो इंडिया क्लब का मोटिव है अपनी नॉलेज को शेयर करना, जैसा आपने बोला टुगेदर वी लर्न टुगेदर वी ग्रो। तो इसी सीरीज में जो है, इस सेमिनार में मैं आपके लिए एज ए स्पीकर जो हूँ, उसके लिए मैं सबसे पहले आपका और प्रो इंडिया क्लब का जो है थैंक यू करता हूँ। और आपके क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ। आपका क्वेश्चन था कि ईपीसीजी स्कीम क्या है। सर, ईपीसीजी स्कीम, जिसको एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड स्कीम भी कहते हैं, ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जिसको कि डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इश्यू करता है, और एक्सपोर्ट से रिलेटेड जितने भी जो इंपोर्ट से रिलेटेड, एक्सपोर्ट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है, इसके अंदर में आपको पॉलिसी में मिलते हैं। सो ईपीसीजी एक इनिशिएटिव है फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का, जिसमें कि आप अपनी कैपिटल गुड्स को आप फॉरेन से इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी, एट जीरो रेट कस्टम ड्यूटी। ओके। तो अच्छा, तो इसका मतलब है कि ईपीसीजी में हमें इस स्कीम के तहत हम बिना कस्टम ड्यूटी दिए कुछ भी कैपिटल गुड्स को हम परचेज कर सकते हैं। तो अच्छा नीतीश जी, क्या आप बता सकते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी कैपिटल गुड्स हैं जिस पे ये बेनिफिट अवेलेबल है? पर कैपिटल गुड्स की अगर बात करेंगे तो चैप्टर 5 डील करता है हमारे ईपीसीजी में, और उसमें डिफाइन किया गया क्लियर कट कि जो कैपिटल गुड्स चैप्टर 11 ऑफ द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में डिफाइंड है, वो सभी कैपिटल गुड्स आप जो है ईपीसीजी स्कीम के तहत बेनिफिट ले सकते हैं। उसके साथ साथ आप कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर जो कि आपकी कैपिटल गुड्स का इनिशियल पार्ट है, उनको भी आप जो है मंगवा सकते हैं। इसके साथ साथ स्पेयर, टूल्स, जिग्स, डाइस, इस तरह के जो मटेरियल है एज ए कैपिटल गुड्स भी ईपीसीजी स्कीम के अंडर में इंपोर्ट कर सकते हैं विदाउट पेमेंट ऑफ द ड्यूटी। तो नीतीश जी, कुछ इन कैपिटल गुड्स को यूज करने की क्या कोई कंडीशंस भी हैं? सर, इसके लिए फिर से मैं कोट करना चाहूंगा चैप्टर 5 ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है, वो डील करता है ईपीसीजी स्कीम के साथ। और चैप्टर 5 को जब आप रीड आउट करेंगे तो चैप्टर 5 का जो पैरा 5.01, इसमें आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे कि कैपिटल गुड्स को यूज करने के लिए आपकी जो स्पेसिफिक कंडीशन है फॉर द प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन एंड पोस्ट प्रोडक्शन, दैट्स मीन कैपिटल गुड्स जो कि आपके रूटीन प्रोडक्शन में आप यूज करें, आप प्री प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं और पोस्ट प्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं कैपिटल गुड्स को। आप इन किसी भी कामों में कैपिटल गुड्स को यूज करेंगे तो आप जो है ईपीसीजी स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, इसके लिए स्पेसिफिक लिस्ट प्रोवाइडेड है जो कि रेस्ट्रिक्टेड गुड्स हैं, जो कि कैपिटल गुड्स में नहीं, आप ईपीसीजी स्कीम में नहीं ले सकते। उस लिस्ट में आपकी कैपिटल गुड्स जो है नहीं आनी चाहिए। ठीक है नीतीश जी, अच्छा मेरा थोड़ा सा एक मन में एक क्वेश्चन आ रहा है कि जैसा कि आपने कहा कि इस स्कीम के तहत हमें कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट मिल जाता है। तो क्या कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट लेने के लिए मुझे कुछ कस्टम में कुछ बैंक गारंटी या कुछ इस तरह का कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना होता है? यह तरह मैं आपको बता दूं, जब आप ईपीसीजी स्कीम के तहत कस्टम ड्यूटी कोई एग्जामिशंस लेने जाते हैं, तो सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन डीजीएफटी डिपार्टमेंट में देना होता है। आपकी एप्लीकेशन जब डीजीएफटी डिपार्टमेंट में प्रोसेस हो जाती है, तो आपको एक लाइसेंस दिया जाता है, एक लाइसेंस ग्रांट करता है डीजीएफटी डिपार्टमेंट आपको। वो लाइसेंस आपको कस्टम में जो है प्रेजेंट करना होता है एट द टाइम ऑफ क्लियरेंस ऑफ द गुड्स। लेकिन जब आप उसको
प्रेजेंट करते हैं उससे पहले आपके जो लाइसेंस को कस्टम अथॉरिटी रजिस्टर करता है अपने पास। और जब आप रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करवा रहे होते हैं उस टाइम पे यदि आप मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हैं तो आपको 15% ऑफ द ड्यूटी सेव्ड वैल्यू का आपको एक बीजी देनी होती है और 100% वैल्यू का आपको बॉन्ड देना होता है, जिसके बेस पे आपका लाइसेंस रजिस्टर्ड होता है कस्टम अथॉरिटीज के पास। लेकिन यदि आप ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर और आप एक्सपोर्ट हाउस हैं तो आपको ये 15% बैंक गारंटी देने की कोई जरूरत नहीं रहती है। अच्छा नीतीश जी, अभी आपने बात की थी कि इस स्कीम के तहत हम कस्टम ड्यूटी का बेनिफिट ले सकते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे ही हम कुछ प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी और उसके अलावा आईजीएसटी, कंपनसेशन सेस और भी कई तरह के ड्यूटीज लगती हैं। क्या बेनिफिट जो है सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी के लिए है, या आईजीएसटी कस्टम, जो आईजीएसटी और जो सेस है और उसके अलावा जो दूसरी ड्यूटीज है उन सभी के लिए यह बेनिफिट अवेलेबल है? पर ये स्कीम जो है आपकी जितनी भी कस्टम ड्यूटीज होती है उसको जो है एग्जम्प्ट कर देती है। सो अगर आप चैप्टर 5 को पढ़ेंगे तो उसमें क्लियर कट प्रोवाइडेड है कस्टम ड्यूटी इंक्लूडिंग आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस जो है ये ईपीसीजी स्कीम के तहत आपको एग्जम्प्ट कर दी जाती है। दैट मींस आपको किसी भी तरह का कोई भी टैक्स पे नहीं करना है ईपीसीजी स्कीम के तहत यदि आप इंपोर्ट करते हैं तो अच्छा नीतीश जी, अब मेरे सामने एक छोटा सा मन में डाउट आ रहा था। तो गवर्नमेंट जो है आईजीएसटी जो कस्टम ड्यूटी का है वहां पर तो बेनिफिट दे रही है, तो क्या जो आईजीएसटी डोमेस्टिकली जो हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं उस पे भी आईजीएसटी लगता है? तो मान लो कोई कैपिटल गुड्स विद इन इंडिया परचेज करता है जिसपे कस्टम ड्यूटी नहीं लगी बट आईजीएसटी लगा हुआ है, तो क्या हम उसका बेनिफिट ले सकते हैं? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपका है। यदि हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तब तो गवर्नमेंट हमें एक इंसेंटिव दे रही है, आप जो है अपना कस्टम ड्यूटी को सेव कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसी मशीनरी को डोमेस्टिकली इंपोर्ट करते हैं तो क्या गवर्नमेंट हमें कोई बेनिफिट दे रही है या नहीं दे रही है? तो मैं आपको बता देता हूं, यदि इस स्कीम में कस्टम ड्यूटी को एग्जम्प्ट किया जाता है तो लोग सारे के सारे क्या करेंगे, इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इंपोर्ट में सारी की सारी ड्यूटी सेव हो रही है। लेकिन डोमेस्टिक में क्या होगा कि डोमेस्टिक में तो आईजीएसटी लग के आता है तो उनकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो गवर्नमेंट ने इस चीज का बड़ा ध्यान रखा और आपको जब बेनिफिट देने के लिए लोकल प्रोक्योरमेंट जो है वो भी गवर्नमेंट ने इंक्लूड कर दी। इसके लिए एक इंडिजीनियस सोर्सिंग इसको बोला जाता है। आप जब लाइसेंस लेते हैं उसको एक अगेंस्ट में एक इनवैलिडेशन लेटर ले लेते हैं और इनवैलिडेशन के साथ जब आप ईपीसीजी लाइसेंस लेते हैं तो आपकी जो फॉरेन करेंसी सॉरी जो आपकी इंपोर्ट है वो आपकी आईजी इंपोर्ट के तहत भी आपका जो है अपना लोकल प्रोक्योरमेंट को भी माना जाता है। और जो आपकी आईजीएसटी है उसका डीम्ड एक्सपोर्ट के तहत में रिफंड प्रोवाइड करा दिया जाता है। नीतीश जी, अच्छा मेरे सामने एक छोटा सा था कि इसका लाने का पर्पज क्या है? ईपीसीजी जो स्कीम है, गवर्नमेंट को उससे क्या फायदा हो रहा है और लाने का एक पर्पज क्या है? विकास जी, जो ईपीसीजी की स्कीम है इसको लाने का जो स्पेशल पर्पज है आप समझेंगे, किसी भी गवर्नमेंट का एक थ्रस्ट रहता है एक्सपोर्ट सेक्टर। एक्सपोर्ट किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन है, क्योंकि एक्सपोर्ट ऐसी चीज है जो आपके लिए फॉरेन करेंसी रिजर्व्स को इकट्ठा करता है। और फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो होते हैं आपकी करेंसी की, आपकी कंट्री की ग्रोथ को दिखाते हैं, आपकी जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ को दिखाते हैं। तो जैसा कि मैंने शुरू में बताया, दिस इज एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम। तो इससे साफ वो पता चलता है कि जो भी आप कर रहे हो एक्सपोर्ट की प्रमोशन के लिए कर रहे हो। और एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम होने के नाते सरकार आपसे चाहती है कि आप जो भी कैपिटल गुड्स लेके आ रहे हैं उसके साथ साथ आप एक्सपोर्ट भी करिए। कैपिटल गुड्स से जो मैन्युफैक्चरर होगा उससे जो भी आप मैन्युफैक्चर करेंगे उसमें आप एक्सपोर्ट का भी एक पार्ट रखिए, आप एक्सपोर्ट करिए। इसी वजह से आपको जो है कैपिटल ड्यूटी की जो है कैपिटल गुड्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी की छूट दी गई है। और जो एक्सपोर्ट आपको करना होता है वो करना होता है जितनी आप ड्यूटी सेव करेंगे उसका मल्टीप्लाई बाय 6। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा, यदि आप इंपोर्ट करते हैं और उस पर आप ड्यूटी सेव करते हैं 1 लाख रुपीज, तो आपको उसका मल्टीप्लाई बाय 6, दैट मीन 6 लाख रुपीज जो है एक्सपोर्ट करना होगा ओवर द पीरियड्स। अच्छा नीतीश जी, तो ये तो एक बहुत ही देखा जाए तो एक नया एक्सपोर्टर है
उससे कस्टम ड्यूटी सेव करने के लिए यह बेनिफिट ईपीसीडी का बेनिफिट लिया, तो उसके लिए तो यह पॉसिबल ही नहीं है कि इमीडिएटली वो 6 टाइम जो है एक्सपोर्ट करे। तो कुछ टाइम लिमिट है एक्सपोर्ट करने की, या हमें एक ही बारी में ये सारा एक्सपोर्ट करना है? ठीक है विकास जी, इसमें 100% टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब है। जो टाइम लिमिट है वो है 6 साल। ओवरऑल ब्लॉक आपको 6 साल में आपको एक्सपोर्ट करना होता है, लेकिन 6 साल को भी डिवाइड किया गया 2 ब्लॉक्स में, जिसमें कि फर्स्ट 4 ईयर्स का फर्स्ट ब्लॉक होता है एंड फिफ्थ एंड सिक्स ईयर का जो है सेकंड ब्लॉक होता है। और आपको ब्लॉक वाइज एक्सपोर्ट करना होता है। फर्स्ट ब्लॉक में आपको 50% ऑफ दी जो आपकी एक्सपोर्ट है वो करनी है, और सेकंड ब्लॉक में जो बैलेंस आपका है वो एक्सपोर्ट करने हैं। आप जल्दी भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 4 साल में ही 50% करने हैं। आप 4 साल में अगर 100% भी कर देते हैं तो भी आप जो है सेकंड ब्लॉक में फिर आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अच्छा नीतीश जी, मेरा एक छोटा सा इसमें एक और क्वेश्चन था कि मान लो मैं ये 6 ईयर का जो पीरियड था, अगर मैं इसमें भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाया, तो मैं कुछ एक्सटेंशन ले सकता हूँ टाइम लिमिट की? सर, आप एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो आपका एक्सपोर्ट होगा वो ब्लॉक वाइज एक्सपोर्ट होगा। फर्स्ट 4 ईयर में फर्स्ट ब्लॉक एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ ईयर में सेकंड ब्लॉक। आप जो फर्स्ट 4 ईयर में अपना फर्स्ट ब्लॉक का एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, तो आप फर्स्ट 4 ब्लॉक को 2 साल के लिए मैक्सिमम जो है एक्सटेंड करवा सकते हैं। आप इकट्ठा भी करवा सकते हैं, और 1 ईयर के 2 एक्सटेंशन भी ले सकते हैं फर्स्ट ब्लॉक के। इसी तरह यदि आप सेकेंड ब्लॉक में भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, तो आप 1 ईयर के 2 एक्सटेंशन ले सकते हैं ओवरऑल ऑब्लिगेशन पे, या आप 2 साल का एक इकट्ठा एक्सटेंशन भी ले सकते हैं सेकेंड ब्लॉक की ओवरऑल ऑब्लिगेशन के लिए। अच्छा नीतीश जी, अभी आपने बताया कि हमें 6 टाइम एक्सपोर्ट करनी होती है, जो 2 ब्लॉक्स में करनी होती है, तो उसी के ही कंटिन्यूएशन में मैं एक छोटा सा क्वेश्चन और करना चाहूंगा। जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है वह तो बहुत आराम से ये एक्सपोर्ट कर 6 टाइम एक्सपोर्ट कर पाएगा, जो कि उसकी तो ऑलरेडी है। क्या हम पुरानी जो वो ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है उस एक्सपोर्ट को क्या हम काउंट करेंगे? तो ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, क्योंकि इस स्कीम में आप देखेंगे तो 2 तरह की ऑब्लिगेशंस डिफाइंड है। फर्स्ट ऑब्लिगेशन है स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन, एंड सेकंड इज ओवर एंड अबव द एवरेज एक्सपोर्ट। स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन जो हो गई, जो 6 टाइम की हमने बात करी, और उसके बाद ये कहा जाता है दिस शुड बी ओवर एंड अबव फ्रॉम द एवरेज एनुअल एक्सपोर्ट। जो आप पास्ट में अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पिछले 3 सालों की एक्सपोर्ट देख ली जाती है, उसका एक एवरेज निकाल लिया जाता है सेम एंड सिमिलर प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट्स का, जो भी आप एक्सपोर्ट करने के लिए कह रहे हैं। और उसमें फिर आपका एवरेज निकालने के बाद जितना एवरेज आता है वो तो आपको हर साल एक्सपोर्ट करना ही करना है। उसके बाद जो आप एक्सपोर्ट करोगे उसको स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन में काउंट किया जाएगा फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अगेंस्ट ईपीसीजी लाइसेंस। अच्छा नीतीश जी, मेरा एक छोटा सा और क्वेश्चन है। अच्छा मान लो मैंने एक्सपोर्ट के लिए कैपिटल गुड्स से मैंने इंपोर्ट कर ली ईपीसीजी की स्कीम के तहत, पर हुआ क्या कि मुझे कुछ एक्सपोर्टर नहीं मिला। मैं गुड्स बना रहा हूँ, एक्सपोर्ट वाली जो मैंने मशीनरी ली उससे मैं गुड्स बना रहा हूँ, पर मैं कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा हूँ। तो क्या मेरे लिए कुछ क्या मैं ये डोमेस्टिक में अगर यदि मैं आगे सेल करता हूँ तो क्या मैं बेनिफिट ले सकता हूँ? इसके बारे में क्या आप थोड़ा सा विस्तार से बता सकते हैं? आपको समझना पड़ेगा कि जब आप ईपीसीजी लाइसेंस लेते हैं तो आप पहले डिक्लेरेशन देते हैं कि मैं इतना एक्सपोर्ट करूंगा। यदि आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो आपको जितनी भी ड्यूटी आपने सेव कर रखी है उसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है सरकार को अपने इस लाइसेंस को क्लोज कराने के लिए। क्योंकि जब आप लाइसेंस ओपन करते हैं, लाइसेंस आप लेते हैं, तो आपकी लाइबिलिटी होती है उसको क्लोज करवाने के लिए। तो वो लाइसेंस क्लोज कब होता है? जब आप 100% जो आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन है उसको फुलफिल कर लेते हैं। यदि आप फुलफिल नहीं कर सकते हैं तो आपको अपने जो ड्यूटी सेव है उसके साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज का बेनिफिट मिल जाता है, यदि आप चाहते हैं, आप डायरेक्टली कोई एक्सपोर्ट नहीं कर पाते, लेकिन आपके टच में कोई ऐसा एक्सपोर्टर है जो रूटीन में कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट करता है, तो आप उससे एग्रीमेंट कर सकते हैं कि आई एम मैन्युफैक्चरिंग दिस प्रोडक्ट, मैं इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर रहा हूं और मैं इसको एक्सपोर्ट करना चाहता हूं, क्या आप मेरे बिहाफ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट को? एंड ट्राई टू गेट एक्सपोर्टर
आप उससे एक एग्रीमेंट कर लेंगे कि मैं जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा हूँ, आप मेरे बिहाफ पे आप इसको फॉरेन कंट्री में एक्सपोर्ट कर दीजिए। उस एग्रीमेंट के बेस पे आप जितना भी एक्सपोर्ट करेंगे, आपका जो एक्सपोर्टर होगा उसको सारा का सारा एक्सपोर्ट कर देगा, और आपकी ऑब्लिगेशन जो है उसकी फुलफिलमेंट में उसको काउंट कर लिया जाएगा। इसको थर्ड पार्टी एक्सपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा नीतीश जी, अच्छा इसी में ही मैं थोड़ा सा इसी के कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन मेरे माइंड में और आ रहा है। मान लो यदि मैंने कोई प्रोडक्ट जो है थर्ड पार्टी के तहत हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने थर्ड पर्सन को कोई प्रोडक्ट 1.5 लाख का सेल किया, और वो थर्ड पर्सन ने आगे जो एक्सपोर्ट किया 2 लाख का किया, तो क्या एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन काउंट करने के लिए 2 लाख की लिमिट काउंट होगी या 1.5 लाख की लिमिट काउंट होगी? तो इसमें यदि आप देखेंगे, पहले के जब लाइसेंस लिए जाते थे इन प्रायर पीरियड से ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था। जो भी शिपिंग बिल में हमारा एफओबी वैल्यू होता था एक्सपोर्ट का, हम उससे काउंट कर लेते थे, और उसके बाद जो रियलाइजेशन ईबीआरसी में आता था हम उसको मानते थे कि दिस इज द एक्सपोर्ट प्रोसीड, इतना जो है प्रोसीड ये लाइव हुआ है, और इसी को हम काउंट करेंगे एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन को फुलफिल मानने के लिए। लेकिन 2019 में डिपार्टमेंट ने इसको क्लैरिफाई किया है पॉलिसी सर्कुलर के थ्रू, रेफरेंस है जिसका 22 जो मार्च में आया था, मार्च 2019 में आया था। इसके अकॉर्डिंगली यदि आप थर्ड पार्टी के थ्रू एक्सपोर्ट करते हैं, तो थर्ड पार्टी जो आपका एक्सपोर्टर है, यदि वो किसी तरह का अपनी प्रॉफिट मार्कअप ऐड करता है, उसको आप ऐड नहीं कर सकते हो अपने एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट के अमाउंट के लिए। आपने जितना अमाउंट एक्सपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्टर को इनवॉइस में दिया, अपने आईटीएसटी इनवॉइस में जो लिखा हुआ अमाउंट दिया, उसी अमाउंट को जो है फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके माना जाएगा कि आपने इतना ही एक्सपोर्ट किया है, वही आपके ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए काउंट होगा। एडिशनल जो मार्कअप होगा वो आपकी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिलमेंट में काउंट नहीं किया जाएगा। तो अच्छा नीतीश जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने एग्जांपल दिया था कि 1.5 लाख का मैं थर्ड पार्टी को सेल करता हूँ, थर्ड पार्टी ने आगे 2 लाख का सेल किया, तो मेरे वाले केस में सिर्फ 1.5 लाख जो है वही ऑब्लिगेशन यस काउंट यस होगी। जी विकास जी, इस केस में 1.5 लाख से ईओपी के लिए एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के लिए जो है मान्य होंगे, माने जाएंगे। जो एडिशनल मार्कअप है एक्सपोर्टर का 50,000, उसको काउंट नहीं किया जाएगा एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन की फुलफिलमेंट के लिए। ओके। अच्छा नीतीश जी, मेरे एक छोटा सा क्वेश्चन और था कि हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि यदि हमें ईपीसीजी का कोई बेनिफिट लेना है तो हमें कस्टम में कुछ बैंक गारंटी और श्योरिटी वगैरह भी सबमिट करनी होगी। तो क्या जैसे ही मेरी ओब्लिगेशन पूरी हो जाती है तो मेरे को क्या वह बैंक गारंटी वापस लेनी होती है? जी विकास जी, जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आप जो है उस लाइसेंस को क्लोज करवाते हैं, और जब आप लाइसेंस को क्लोज कराते हैं तो डिपार्टमेंट, डीजीएफ के डिपार्टमेंट आपको एक ईओडीसी एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इशू करता है। जब ये ईओडीसी आपको इशू की जाती है, इस ईओडीसी के साथ में आप अपने कुछ डॉक्यूमेंट और सबमिट करते हैं कस्टम को एज ए प्रूफ ऑफ एक्सपोर्ट। जब कस्टम सेटिस्फाई हो जाता है कि यस आपने प्रॉपर एक्सपोर्ट कर दिया है और आपको डीजीएफटी ने प्रॉपर तरीके से ईओडीसी लेटर इशू कर दिया है, तो वो आपका जो बैंक गारंटी और जो गोल आपने स्टार्टिंग में सबमिट करवाया था वो आपको रिटर्न कर देता है उन डॉक्यूमेंट्स के बेस पे, और आपकी जो फाइल है ईपीसीजी की क्लोज कर दी जाती है, और आपके कोई भी जो बेनिफिट्स हैं, जितने भी आपने बेनिफिट्स लिए हैं, वो अब आपके 100% मान लिए जाते हैं। लेकिन जब तक आप एक्सपोर्ट नहीं करते हो तब तक आपके बेनिफिट्स को नहीं माना जाता कि वो आपके हैं। वो कभी भी रिकवरी की जा सकती है विद इंटरेस्ट यदि आप एक्सपोर्ट नहीं कर पाते। धन्यवाद नीतीश जी। आपने जो हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आए और आपने एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल ग्रुप्स के बारे में इतना डिटेल में बताया, तो मैं इसके लिए आपका फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा। और मैं अपने सभी साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने यह जानकारी हमारे साथ जानकारी के इस प्लेटफॉर्म में जो हमारे साथ जुड़े हैं। और मैं मैं सभी से यह कहना चाहूंगा, यदि आपका किसी भी तरह का कोई प्रश्न या कुछ और डाउट होता है तो आप हमारे कॉन्टैक्ट पर आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।
थैंक यू विकास जी, थैंक यू प्रो इंडिया क्लब एंड थैंक्स टू ऑल द ऑडियंस जो हमें देख रहे हैं, जो हमारे पूरे के पूरे इस वीडियो को जिन्होंने देखा और जो देखेंगे, सबको धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।